क्लास 10th साइंस चैप्टर 3 मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। हमने पढ़ा था एक्सट्रैक्टिंग ऑफ मेटल लो इन रिएक्टिविटी सीरीज। हम एक टॉपिक पढ़ चुके हैं लास्ट क्लास में, एक्सट्रैक्टिंग मेटल्स लो इन एक्टिविटी सीरीज। एग्जाम्पल हमने पढ़ा था मरकरी सल्फाइड HgS। HgS को सिर्फ ऑक्सीजन के साथ हीट कर देंगे तो हमारे पास सिर्फ हीट करने से मरकरी ऑक्साइड HgO और सल्फर डाइऑक्साइड आ जाएगा। और इस मरकरी ऑक्साइड को दोबारा हीट कर दें तो हीट करने से ही मरकरी अलग हो जाएगा और ऑक्सीजन अलग हो जाएगा। तो वी कैन एक्सट्रैक्ट मेटल फ्रॉम लो इन एक्टिविटी सीरीज बाय डायरेक्ट हीटिंग, बाय हीटिंग अलोन। Therefore, we can extract metals which are low in activity series. We can extract by heating alone. Heating alone. सिर्फ हीट करके हम उन्हें सिंपली एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। फिर सेकंड हमारी हेडलाइन थी एक्सट्रैक्टिंग ऑफ मेटल। एक्सट्रैक्टिंग ऑफ मेटल्स इन द मिडल ऑफ द एक्टिविटी सीरीज मिडल। एग्जाम्पल जिंक ऑक्साइड को कार्बन के साथ मिला के हम हीट करेंगे तो जिंक अलग और कार्बन मोनोऑक्साइड अलग। देयरफॉर वी कैन एक्सट्रैक्ट द मेटल्स which are in the middle of activity series by heating with carbon, कार्बन के साथ हीट करेंगे। बट इफ, ध्यान देना, बट if a metal is a metal have more affinity toward oxygen than carbon, then we heat the metal oxide with a more reactive metal। एग्जाम्पल, अगर आपके पास MnO2 है, MnO2, तो इसको अब कार्बन के साथ हीट नहीं करेंगे। MnO2 मैग्नीज, जिंक ऑक्साइड को कार्बन के साथ हीट करेंगे क्योंकि जिंक में ये कार्बन जो है इसमें ऑक्सीजन के लिए ज़्यादा एफिनिटी है, खिंचाव। जिंक के कंपैरिजन में कार्बन ऑक्सीजन को खींच लेगा, लेकिन यहाँ अगर हम कार्बन डालेंगे तो कार्बन वीक पड़ेगा, मैग्नीज ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, ये ऑक्सीजन को अपने से ही रिएक्ट करके रखेगा, कार्बन इसको सेपरेट नहीं कर पाएगा। तो इसलिए मैंने लिखा है इफ ए मेटल हैव मोर एफिनिटी टुवर्ड ऑक्सीजन देन कार्बन, देन वी, अगर इस मेटल में
कार्बन के कंपैरिजन में ऑक्सीजन के लिए एफिनिटी अट्रैक्टिंग पावर ज़्यादा है, तो कार्बन यहाँ पे यूजलेस हो जाएगा। तो हम इससे मैग्नीज से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एलिमेंट एल्यूमिनियम से यहाँ पे रिएक्शन कराएंगे, तो ये हो जाएगा मैग्नीज अलग हो जाएगा Mn, और एल्यूमिनियम ऑक्साइड Al2O3 ये अलग हो जाएगा। इसको बैलेंस करने के लिए यहाँ 2 मैग्नीज के, यहाँ 3 एल्यूमिनियम के, यहाँ 4 और यहाँ पे 3। और ख़ास बात कि इस रिएक्शन में हीट भी जनरेट होगी, हीट। ऐसी एक और रिएक्शन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, ये क्लियर हो गया। लो रिएक्टिविटी को बाय हीटिंग अलोन, मिडल रिएक्टिविटी विद कार्बन, मिडल रिएक्टिविटी को विद कार्बन, और ए मोर रिएक्टिव देन कार्बन, कार्बन के साथ या किसी ज़्यादा रिएक्टिव मेटल के साथ हीट कर देंगे तो सेपरेट हो जाएगा, हीट। एक और एग्जांपल मिडल रिएक्टिव का, एक और एग्जांपल है, बहुत इंपॉर्टेंट है, आयरन के केस में। किस केस में? आयरन। आपके बुक के पेज नंबर 52 पे लिखा हुआ है Fe2O3, एग्जांपल सेकेंड, Fe2O3 प्लस एल्यूमिनियम गिव्स Al2O3 प्लस Fe। बैलेंस करेंगे 2 Fe, 2 है तो यहाँ भी 2, एल्यूमिनियम यहाँ 2 है, यहाँ अकेला है तो यहाँ एल्यूमिनियम 2 हो जाएगा, बाकी सब बैलेंस्ड है। इस रिएक्शन में भी बहुत स्ट्रॉन्ग हीट जनरेट होगी, हीट, इतनी हीट जनरेट होगी कि ये जो Fe2O3 ये सॉलिड फॉर्म में था, एल्यूमिनियम भी सॉलिड फॉर्म में था, तो यहाँ एल्यूमिनियम ऑक्साइड तो सॉलिड बनेगा, बट आयरन जो है वो लिक्विड फॉर्म में, मोल्टन आयरन आपको मिलेगा, मोल्टन आयरन। इतनी हीट जनरेट होगी कि आयरन मेल्ट हो जाएगा, पिघला हुआ लोहा, पिघला हुआ लोहा। अब तुम्हें मोल्टन आयरन मिलेगा तो तुम क्या करोगे? आप 2 काम करोगे, यूज्ड this reaction to join रेलवे ट्रैक्स को ज्वाइन करने में, एंड हैवी मशीन पार्ट्स एंड क्रैक्ड हैवी मशीन पार्ट्स को। इस रिएक्शन का नाम है थर्मिट रिएक्शन, THERMIT, थर्मिट रिएक्शन, a reaction in which heat is produced, या ये पूरी रिएक्शन लिख दो, and we get molten iron, तो इसको हम थर्मिट रिएक्शन कहेंगे। क्वेश्चन में इसकी डेफिनेशन यूजेस इक्वेशन, ये तीनों चीजें आपसे पूछी जा सकती है। तो हमने पढ़ा लो रिएक्टिविटी सीरीज, हमने पढ़ा मीडियम रिएक्टिविटी सीरीज, अब हम पढ़ेंगे हाई रिएक्टिविटी सीरीज। हाई रिएक्टिविटी सीरीज, तो अगला टॉपिक अब हमारा है एक्सट्रैक्टिंग मेटल्स which are at top of the activity series, top of the activity series. Example, sodium, एल्यूमिनियम। अब हमें इन्हें एक्सट्रैक्ट करना है। सॉल्यूशन, we use electrolytic reduction
we use electrolytic reduction for extracting very reactive elements, example sodium, aluminium, etc. हम सोडियम और एल्यूमिनियम इस तरह के एलिमेंट्स को एक्सट्रैक्ट करने के लिए इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शंस यूज करेंगे। अब क्वेश्चन आ जाता है, एक्सप्लेन इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन। क्वेश्चन, एक्सप्लेन इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन। सॉल्यूशन देखना, इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन में हम क्या करेंगे, हम एक कंटेनर लेंगे, कंटेनर के अंदर मोल्टन मेटल ऑक्साइड्स या जो भी मेटल है उसे हम डाल देंगे, जैसे इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन विद द एग्जांपल ऑफ हम NaCl को सेपरेट कर रहे हैं। तो इसको सबसे पहले हम लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, मेल्ट कर देंगे। मेल्ट करेंगे, अब हमारे पास है NaCl लिक्विड, और वो NaCl लिक्विड हम इसमें फिलअप कर देंगे, NaCl इन फॉर्म ऑफ लिक्विड। हम एक बैटरी लगाएंगे, उस पर एक पॉजिटिव टर्मिनल नेगेटिव टर्मिनल स्विच लगा दिया, और 2 इलेक्ट्रोड्स इसमें हमने डाल दिए, एक नेगेटिव टर्मिनल और एक पॉजिटिव टर्मिनल। क्लियर? तो पॉजिटिव टर्मिनल आपका एनोड हो जाता है और नेगेटिव टर्मिनल आपका कैथोड, प्लस माइनस। अब होगा क्या, ध्यान से देखना, जो आपके पास NaCl था, NaCl, वो एक्चुअली NaCl नहीं होता, वो होता है Na+Cl-। तो यहाँ पॉजिटिव टर्मिनल और यहाँ नेगेटिव, तो अपोजिट चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर। तो क्लोरीन कहाँ जाएगा, क्लोरीन जाएगा टू कैथोड, क्लोरीन टू एनोड, और सोडियम कहाँ जाएगा, टू कैथोड। यानी सोडियम तो नेगेटिव टर्मिनल के पास जाएगा और क्लोरीन पॉजिटिव टर्मिनल के पास चला जाएगा। तो इन नेगेटिव और पॉजिटिव टर्मिनल पे होगा क्या, जो रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है वो देखना, एट कैथोड आप लिखोगे, एट कैथोड। कैथोड पे क्या होगा देखना, जब सोडियम कैथोड पे जाएगा तो Na पॉजिटिव आयन है, ये कैथोड यानी ये नेगेटिव टर्मिनल, नेगेटिव के पास इलेक्ट्रॉन बहुत सारे होते हैं, तो सोडियम यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा और सोडियम मेटल में कन्वर्ट हो जाएगा Na। ठीक है? अब एनोड पे, एट एनोड, एनोड पे जब क्लोरीन एनोड पे जाएगा Cl, तो Cl नेगेटिव टर्मिनल, नेगेटिव चार्ज यानी इसके पास ज्यादा इलेक्ट्रॉन है, और एनोड यानी पॉजिटिव, पॉजिटिव को इलेक्ट्रॉन चाहिए, वही से एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा, क्लोरीन से एक इलेक्ट्रॉन लूज करवा लिया। लेकिन अकेला क्लोरीन कभी नहीं जाता, तो 2 क्लोरीन के एटम एक क्लोरीन को मॉलिक्यूल को रिलीज करेंगे और 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज कर देंगे। तो इस तरह से Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव जो आयंस थे, Na आपका मेटल में कन्वर्ट हो गया और क्लोरीन आयन जो है क्लोरीन गैस में कन्वर्ट हो गई। ये आपके फाइनल प्रोडक्ट है, ये आपके इनिशियल प्रोडक्ट थे ये, और ये आपका फिर हो गया फाइनल प्रोडक्ट मेटल। ये क्लोरीन आयन आपका इनिशियल प्रोडक्ट था, और ये फिर क्लोरीन गैस आपका हो गया फाइनल प्रोडक्ट। ठीक है? कैसे? इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन, पासिंग इलेक्ट्रिसिटी थ्रू द मोल्टन इलेक्ट्रोलाइट्स। तो पेज नंबर 52 पे ये दे रखा आपको इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन। इसकी थ्योरी मैं अलग से बाद में लिखवा दूंगा, ये समझना कैथोड और एनोड पे क्या होता है। इस तरह से जो 3 प्रोसीजर हमने पढ़े, लो रिएक्टिव, मिडल और हाई रिएक्टिव, इस तरह से मेटल्स को उनकी ओर से अब हम सेपरेट कर लेंगे। लेकिन जो मेटल हमने सेपरेट किए, मेटल्स दे आर नॉट
they are not highly refined. ये हाईली रिफाइंड नहीं है. They contain some impurities. इनमें कुछ इम्प्योरिटी हैं. अब उन इम्प्योरिटीज से मेटल से बहुत जो प्योर मेटल है उसको जो फाइंड आउट करने का मेथड है उसको कहते हैं हम इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग. ऊपर क्या था? इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन, और अब है इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग. तो इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग और रिफाइन करना, मेटल तो मिल गया, और इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन, दोनों में डिफरेंस ध्यान रखना. रिडक्शन यानी ओर में से मेटल को सेपरेट करना. रिफाइनिंग मेटल है उसे और प्यूरिफाई करना है. इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग इट इज ए प्रोसेस टू ऑब्टेन. Electrolytic refining is a process to obtain a very pure metal, from impure metal से बहुत प्योर मेटल जो है वो फाइंड आउट करने के मेथड को कहते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग. क्लियर है? इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग के अंदर हम क्या करेंगे? इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग के लिए फिर हम एक कंटेनर लेंगे. ये कंटेनर ले लिया हमने. हम फिर बैटरी कनेक्ट कर देंगे, नेगेटिव टर्मिनल, पॉजिटिव टर्मिनल. नेगेटिव से एक और पॉजिटिव से दूसरा. अब ये जो पॉजिटिव टर्मिनल है इस पे हम एक मोटी सी मेटल की रोड लगा देंगे. इम्प्योर मेटल, जो इम्प्योर मेटल है जो हमें प्यूरिफाई करना है उसे हम पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर देंगे. कनेक्ट दी सैंपल रोड ऑफ इम्प्योर मेटल टू पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी. पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर देंगे किसको? इम्प्योर मेटल को. और बारीक छोटी सी एक प्योर मेटल की रोड हम प्योर मेटल रोड वो हम नेगेटिव टर्मिनल कैथोड पे लगा देंगे. एट कैथोड पे हम प्योर मेटल की एक रोड लगा देंगे नेगेटिव टर्मिनल पे. और इसके अंदर जो इलेक्ट्रोलाइट भरेंगे वो उसी मेटल का इलेक्ट्रोलाइट भर देंगे. जैसे अगर मान लो सपोज हमें कॉपर को सेपरेट करना है, ये कॉपर है, कॉपर, तो इसमें कॉपर सल्फेट भर देंगे. CuSO4 कॉपर सल्फेट इलेक्ट्रोलाइट वो लिक्विड सॉल्यूशन होता है, ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा. तो ये इलेक्ट्रोलाइट भर दिया हमने कॉपर सल्फेट. ठीक है? तो कॉपर सल्फेट नहीं है. कॉपर सल्फेट क्या है? Cu प्लस SO4 माइनस +2 ये आयंस हैं. क्या है? आयंस. तो ये जो पॉजिटिव आयंस हैं ये नेगेटिव टर्मिनल की तरफ अट्रैक्ट होंगे. अट्रैक्ट टुवर्ड नेगेटिव टर्मिनल. और नेगेटिव आयंस जो है वो पॉजिटिव. अब कॉपर देखना, सॉल्यूशन के अंदर जो भी कॉपर होगा, जैसे कॉपर है Cu+2, ये इधर जाके अट्रैक्ट होगा, इस पे चिपकना शुरू कर देगा कॉपर सॉल्यूशन में से, और इसमें से कॉपर सॉल्यूशन में आना शुरू कर देगा. क्यों? क्योंकि पॉजिटिव को रिपेल करेगा. तो पॉजिटिव को रिपेल करने की वजह से यहां से तो इसमें से कॉपर सॉल्यूशन में मिक्स होना शुरू हो जाएगा. ठीक है?
हर तरफ से सॉल्यूशन में कॉपर मिक्स हो रहा है और सॉल्यूशन में से कॉपर इस रोड पे चिपकना शुरू हो जाएगा हर तरफ से। तो सॉल्यूशन के अंदर तो कंसंट्रेशन सेम रही, लेकिन ये रोड थिन होती चली जाएगी और ये थिक होती चली जाएगी और सिर्फ प्योर कॉपर ही यहां से यहां सॉल्यूशन में ट्रेवल कर सकता है। इसके साथ जो भी इम्प्योरिटीज होंगी, जैसे कॉपर का मॉलिक्यूल एटम हटा, उसके साथ कोई इम्प्योरिटीज थी वो नीचे गिर जाएगी, वो सॉल्यूशन में ट्रेवल नहीं कर सकती। क्यों नहीं कर सकती? क्योंकि कॉपर के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, उसे नेगेटिव चार्ज अट्रैक्ट करेगा, इसलिए ये वहां से वहां ट्रेवल करेगा। और इम्प्योरिटीज पे चार्ज नहीं होता, इसलिए वो ट्रेवल नहीं करती। तो इम्प्योरिटीज ये इम्प्योरिटीज या नीचे इकट्ठी हो जाएगी। और ये क्या था? पॉजिटिव टर्मिनल को हम बोलते हैं एनोड, और एनोड के नीचे इम्प्योरिटीज इकट्ठी हुई, इसीलिए हमने बोल दिया इसे एनोड मड। एनोड मड। तो क्वेश्चन इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग को एक्सप्लेन करने के साथ साथ आ जाएगा व्हाट इज एनोड मड।